लोकसभा चुनाव के बाद हर की नज़र तो 4 राज्यों के विधानसभा पर है, जो कि अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। माना जा रहा है कि 26 तारीख को चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान भी करेगा। लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव को लेकर हर की नज़र है। 4 राज्यों में 18 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सबसे अहम बिहार की 10 सीट है, जहां पर मतदान सुबह शुरू हुआ, लेकिन सुस्त वोटिंग के साथ शुरू हुई। हाजीपुर, भागलपुर, जाले, दरभंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी वोटिंग हो रही है। इसके अलावा छपरा, मोहिउद्दीन नगर, परबट्टा, नरकटियागंज, मोहनिया, बांका, राजनगर, इन तमाम जगहों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन हर जगह से जो खबर आ रही है वो बेहद सुस्त वोटिंग की है। लेकिन इन सब वोटिंग की परिस्थितियों के बीच बिहार में बीते 2 दशकों की राजनीति एक नए गठबंधन के साथ जिस तरीके से सामने आई है, उसमें ये गणित लगाया जा रहा है कि क्या वाकई वोट अगर 2 हिस्सों में बटेंगे तो एक तरफ बीजेपी या मोदी मॉडल और दूसरी तरफ 74 के आंदोलन से निकले नेताओं का हुजूम एक साथ खड़ा होकर मंडल कमीशन के बाद बतौर छत्रप के तौर पर मौजूदगी जताता हुआ जातीय व्यवस्था में जातीय राजनीति और उसका लाभ गुना देखते हुए अपने अनुकूल परिस्थिति करेगा क्या। इन स्थितियों में ये वोटिंग हो रही है, लेकिन बेहद सुस्त वोटिंग हो रही है। हम सीधे चल रहे हैं पहले कुमार अभिषेक के पास, जो कि छपरा में मौजूद हैं। कुमार, क्या स्थिति है? वोटिंग में रफ्तार कुछ आई है? बिहार में हो रहे उपचुनाव में तैयारियों को लेकर तामझाम तो पूरा है, मगर लोगों में उत्साह की कमी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त छपरा के मॉडल बूथ पर हैं और आपको दिखा सकते हैं जो मॉडल बूथ बना है उसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। टेंट लगा है, बाकायदा बैगनी और सफेद कलर का ये टेंट बनाया गया है। जगह जगह बैलून के गुच्छे लटकाए गए हैं ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए। इसके अलावा आप पंखे लगे हैं और आप झूमर तक देख सकते हैं इस मॉडल बूथ में कि किस तरीके से इस बूथ को सजाया गया है। दावा यह है कि यहाँ पर शौचालय और पानी की व्यवस्था है, हालांकि पानी को लेकर किल्लत यहाँ देखी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलर लगाया गया है ताकि जो मतदाता हैं उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, मगर यहाँ पर लोग नदारत हैं। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन लोग वोटिंग के लिए इस वक्त बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्साह काफी कम है। और एक मॉडल की बात, मॉडल का बूथ का मॉडल दिखाया गया है, लेकिन असली चर्चा इस बार इस राजनीतिक मॉडल पर हो रही है जो 17 साल बाद नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ मिले हैं। ये प्रयोग है और देखना यह है कि आखिर ये प्रयोग किस हद तक सफल होता है, सफल होता भी है या नहीं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, छपरा, आज तक। मॉडल बूथ बनकर तैयार है, लेकिन वोटर नदारत है। एक महामंडल के तौर पर एक मोर्चा तैयार है, लेकिन इन सब के बीच आशा और आशंका के बीच कहीं ना कहीं परिस्थितियां अटकी हुई हैं। और रंजन जी, क्या ये उपचुनाव आने वाले वक्त के लिए ये निर्धारित कर देंगे कि लालू यादव और नीतीश का भाग्य इसके बाद राजनीतिक मैदान में बचेगा या नहीं? नहीं, ये तो दांव पे तो इसमें मोदी नहीं लगे हैं या मोदी लहर नहीं लगा है। उसके पास बहुत विराट आंकड़ा है, वो नहीं लगा है कि 10 सीट पे क्या होगा नहीं होगा, उससे उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इसमें दांव पे सीधे लालू और नीतीश मिल के एक साथ लगे हुए हैं, दोनों दांव पे चढ़े हुए हैं। अगर हार होगी तो अगर इन लोगों की हार होती है या इन लोगों को कम सीट आता है, मान लीजिए कि 5-5 सीट आ गया दोनों को, तो होगा कि मोदी के साथ पिछड़ावाद भी चलेगा। अगर 6-4 आता है, 6 बीजेपी और 4 इनको आता है, तो वैसी स्थिति में होगा कि तो भी ये अभी बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी ठीक ठाक कर रही है। अगर 7-3 हो जाता है तो इसका मतलब पिछड़ावाद हट रहा है और इसका तुरंत असर पड़ेगा उन पार्टियों के अस्तित्व पे। तुरंत डिसिडेंट हैं, उसमें नाराज लोग, पार्टी के अस्तित्व पर या इन नेताओं के भविष्य पर? नहीं, पहले पार्टी के अस्तित्व, पार्टी पे ये नेता टिके हुए हैं। तुरंत पार्टियों में तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगा, विद्रोह शुरू होगा। क्योंकि यहाँ समस्या ये है भारतीय राजनीति में, एक आदमी हाईकमान है जो वोट का चुंबक है, वो वोट लाता है। अगर आप वोट नहीं लाते हैं तो आप उस पार्टी को आप नहीं चला सकते। नहीं तो वो पार्टी किसी नए नेता को खोजना शुरू कर देगी, विद्रोह और बगावत। ये जो बड़े नेता हैं, इन लोगों ने अपनी पार्टियों में ज़्यादातर बौने क्रिएट किए हैं। ये सावधानी बरती गई है कि इन लोगों के पार्टी में कद्दावर लोग अगर हैं तो कद्दावर लोग वहाँ एक्शन में नहीं रहें, कम रहें। और ये मोटे तौर पे बिल्कुल समझिए बौनों का एक जमात बना के अपने इर्द गिर्द रखते हैं। और फिर इनकी अपनी मंशा होती है कि अपने फैमिली में या कहीं
हम रिप्लेसमेंट ऑफ द लीडरशिप करें। तो ये इस चुनाव में अगर दांव पे तो लालू और नीतीश हैं, अगर वो गड़बड़ाए रिजल्ट में तो बहुत तीव्र उसके बाद मेरे ख्याल से रिएक्शन होने जा रहा है। हमारा अभिषेक, ये बात हर जहन में होगी कि लालू यादव राबड़ी देवी को बैठा देते हैं, नीतीश कुमार मांझी को बैठा देते हैं, कोई अंतर उसमें किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि क्यों ये किया गया। लेकिन एक सवाल जो अरुण रंजन जी उठा रहे हैं कि बौनों की स्थिति संगठन में सबसे मजबूत है, पार्टी में मजबूत है और उनका कोई अपना जनाधार नहीं है। क्या ये उपचुनाव के परिणाम जो कि बेहद कम परसेंटेज पे जा रहे हैं जैसा लग रहा है शुरुआती दौर से, इंतजार करना होगा, लेकिन क्या ये चुनाव के परिणाम लालू और नीतीश की राजनीतिक ताकत को खत्म कर सकते हैं या विधानसभा चुनाव तक इनकी ताकत घसीट के चलेगी, क्योंकि विकल्प नहीं है? प्रसून जी, देखिए, अगर इन दोनों नेताओं की ताकत का अंदाजा की बात की जाए और जिस तरीके से दोनों ताकतें मिली हैं, अगर ये गठबंधन और ये प्रयोग फेल होता है तो इसका सीधा नुकसान, पहला नुकसान नीतीश कुमार को झेलना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी का दांव पर लगा है तो वो नीतीश कुमार है। लालू यादव अगर हम लोग बात करें तो लालू यादव को देखें तो इस मोदी लहर में भी वो तकरीबन अपने 31% वोट वो बचाकर ले जा पाए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का वोट क्या लालू यादव को ट्रांसफर होगा? क्या लालू यादव का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के वोटर्स के कैंडिडेट को ट्रांसफर होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जरूर है कि इन दोनों के साथ आने के बाद ये प्रयोग कितना सफल होता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन अगर लालू और नीतीश का ये मॉडल फेल हुआ, अगर उन्हें सीटें मुकम्मल नहीं मिली, तो निश्चित रूप से कई स्थितियां बनेंगी। एक, जो अब तक नीतीश कुमार का एक दबदबा है या माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एक नेता के तौर पर हैं, उनको बहुत बड़ा डेंट लगेगा। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी में बहुत बड़ी भागदौड़ भी मच सकती है अगर ये फेल हुआ तो। और अगर किसी तरीके से 5-5 की स्थिति आती है या 6-4 की स्थिति बन जाती है, तब ये माना जाएगा कि आंकड़ों का इनका जो जुटान हुआ है वो सही हुआ है। और तब आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इस जरा सा आगे कुमार अभिषेक ले जाना चाह रहे हैं। एक बताइए, हम रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले अरुण रंजन जी, जब जिस राजनीति के पास इतनी ताकत है कि उसी को सारे काम करने हैं, बेस्ट ब्यूरोक्रेसी उसी के लिए सर्व करेगी, बेस्ट एडवोकेट होगा उसी के लिए सर्व करेगा, बेस्ट जो भी स्थिति होगी, कोई भी संस्थान किसी भी जगह बेस्ट को उसी के लिए सर्व करना है, सारी ताकत उस पॉलिटिक्स के पास है। और वो पॉलिटिक्स ही फेल है। वो पॉलिटिक्स फेल, हम यहाँ नेता का जिक्र करें, वो पॉलिटिक्स अगर फेल हो गई, वो सिस्टम अगर कोलैप्स कर रहा है जो बिहार में नजर आ रहा है, तो फिर रास्ता सिर्फ और सिर्फ वोट तक टिकेगा या किसी और दिशा में जा सकता है? नहीं, इसमें एक छोटी सी बात है कि जो इंडिया में जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, दो तरह के आ रहे हैं। एक पॉलिटिशियन है जो मास लीडर है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मास लीडर नहीं है। तो ये एक कंट्राडिक्शन है कि कौन आके बैठ गया सत्ता पे, और दूसरा कि उसकी मंशा क्या है। और बोलना अलग चीज़ है, वादा करना अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत कठिन चीज़ है। पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बड़ी व्यस्तता के सिस्टम है और मास मीटिंग हो रही है, लोग मिल रहे हैं और जनता दरबार लग रहा है। ये सब कहीं ना कहीं सरकारी काम के लिए समय नहीं देते हैं, नहीं निकल पाता है, हैम्पर करता है। तो ये बार बार ये एक दबाव तो दिख रहा है कि अगर राजनीतिक जो सिस्टम है या चुनाव का जो सिस्टम है, इससे कोई काम का विकल्प नहीं निकले, विकास का विकल्प नहीं निकलेगा, तो जैसे दिल्ली में अचानक अन्ना आंदोलन हो गया। नहीं, हमारा सवाल दूसरा, हम कह रहे हैं जीतन मांझी बेस्ट पॉलिसी मेकर भी माने जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो। कोई भी नेता बेस्ट आईएफएस अफसर भी हो जाता है, बेस्ट आईपीएस भी होता है, सब डिसीजन उसी को लेने होते हैं, सारी केंद्रित उसी जगह है, और वो खुद अपने आप में फेलियर हो गया। नहीं, वो तो एक मतलब हरफन मौला वाला जो एक हिसाब किताब है, वो दो तत्वों को ये चीज़ प्राप्त है। इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स को वो जिस डिपार्टमेंट में डाल दीजिए वहाँ के एक्सपर्ट हो जाते हैं, आईएएस वगैरह जो हैं। और दूसरा, नेता को आप कुछ भी दे दीजिए, वो जाके, आज तक कोई नेता ये नहीं कहा होगा जब उसका चयन हुआ होगा कि इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं अपने को इंटरेस्टेड या उचित नहीं समझता हूँ। सब जाके तुरंत वहाँ बैठ जाते हैं और उसके बाद जो होना है वो हो जाता है। रंजन जी, क्या कमेंट कहेंगे? सवाल सुस्त वोटिंग का है
ये खतरे की घंटी है आने वाले वक्त के लिए क्या? अगर सुस्त वोटिंग है और जिस ढंग से चल रहा है तो ये बिहार के दो नेता और मोदी जी पर एक साथ एक ही तरह का कमेंट करना पड़ेगा कि लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट बहुत क्रिटिकल ढंग से आएगा। तो इसमें मोदी जी भी इक्वली माने जाएंगे ना, जो उन लोगों का है कि दोनों तरफ आदमी नहीं आ रहा है वोट देने, वोटर नहीं आ रहा है, तो ये इसके लिए वो सब एक बराबर के जिम्मेवार है। और ये कहीं संसदीय राजनीति के लिए बहुत हाँ, खतरे तो की घंटी है, मतलब ये अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल ये अच्छी स्थिति नहीं है।